नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की एक और क्लास में। तो आज हम पीओ गाइड पार्ट 2 में अपनी अगली क्लास की ओर बढ़ेंगे, जो कि है क्लॉज नंबर 105 रीपैकिंग चार्जेस से आगे शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्लॉज नंबर 105 रीपैकिंग चार्जेस क्या होते हैं इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट। ठीक है, अपनी सामग्री, जो भी आपकी सामग्री है, आर्टिकल में आप जो भी सामान भेज रहे हैं, उसको सुरक्षा देने के लिए जब भी प्रसारण के दौरान अगर आपकी पैकिंग डैमेज हो जाती है तो जो उसको चेंज किया जाता है उसके चार्जेस को रीपैकिंग चार्जेस कहते हैं। और ये सिर्फ एक ही बार की जाती है पूरे ट्रांसमिशन में। ठीक है, क्लॉज नंबर 105 इसमें इतना ही है। आगे बढ़ेंगे हम। आगे है क्लॉज नंबर 106 कस्टम क्लियरेंस चार्जेस। कस्टम क्लियरेंस चार्जेस क्या होते हैं? ठीक है, पीओ गाइड पार्ट 2 में अगर आप देखेंगे तो कस्टम शब्द का बहुत बार उपयोग किया जाता है। तो जब भी कोई आर्टिकल भारत में आता है या फिर भारत से बाहर भेजा जाता है तो उसमें जो चार्जेस लगते हैं सिर्फ उन आर्टिकल्स में जिसकी कोई कीमत होती है या फिर ड्यूटेबल आर्टिकल होती है जिसमें कि टैक्स लगना होता है दूसरे देश को भेजने के लिए उनमें ही लगता है। फॉर पार्सल प्रेजेंटेड टू कस्टम फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस किस में लगते हैं? ऐसे पार्सल्स में जो कि प्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया है पार्सल कस्टम में परीक्षा के लिए, पोस्टल चार्जेस लगेंगे वहाँ पे। इंडिया में कस्टम ड्यूटी जो है वो सिर्फ इन इंडिया चार्जेस, दिस चार्ज इज़ ओनली फॉर ड्यूटेबल आर्टिकल। जो कस्टम ड्यूटी है ये इंडिया में सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स पे लगती है जो ड्यूटेबल है, यानी कि जिनमें कोई टैक्स लगेगा, टैक्स लगना है, उनमें नहीं लगेगा जो टैक्स फ्री है। आगे है डिलीवरी ऑफ फॉरेन पार्सल, क्लॉज नंबर 160। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्लॉज 30 और 40 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। पीओ गाइड पार्ट 1 का जो क्लॉज 30 और 39 और 40 है डिलीवरी के क्लॉजेस, तो वो सेम वैसे ही हो गए डिलीवरी फॉरेन पार्सल्स की इंडिया में। आगे है डिलीवरी एट वंस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक ही बार एक्सचेंज पर जो है डिलीवरी होगी। प्रोड्यूस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए आपको जो भी आर्टिकल है उससे संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रस्तुत करना होगा उसको, कस्टम में एग्ज़ामिनेशन होगा उसका ऑब्वियसली। आगे है प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और पहचान पत्र भी कह सकते हैं आप उसको। आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा वहाँ पे कि आप ये एड्रेस ही है ये करके। आगे है क्लॉज नंबर यही क्लॉज है डिलीवरी ऑफ फॉरेन पार्सल इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, अब भारत में किस प्रकार से डिलीवरी होगी वो देख लिया आपने। अब किसी फॉरेन कंट्री में कैसे डिलीवरी होगी, जो भी डेस्टिनेशन कंट्री है, इंटरनल जो भी रेगुलेशन है वहाँ के आंतरिक नियम उनके अकॉर्डिंग होगी। इन मैनी कंट्रीज अनरजिस्टर्ड पार्सल ट्रीटेड एज अनरजिस्टर्ड पार्सल इन मैनी कंट्रीज अनइंश्योर्ड पार्सल ट्रीटेड एज अनरजिस्टर्ड पार्सल। बहुत सारी ऐसे देश है जहाँ पे जो अनइंश्योर्ड पार्सल होते हैं उनको अनरजिस्टर्ड पार्सल के रूप में माना जाता है। पर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ पे इंश्योर्ड पार्सल नहीं भी लिए जाते। ठीक है, तो वो वहाँ के नियम के अनुसार ही लिया जाएगा। और नो रिसिप्ट एट टाइम ऑफ डिलीवरी, और डिलीवरी के समय पे कोई रिसिप्ट नहीं दी जाती है। आगे एडवाइस ऑन डिलीवरी। एडवाइस ऑन डिलीवरी एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं जिसे, इनलैंड में, ठीक है, विदेश में नहीं कहते। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑल कंट्री एक्सेप्ट। ठीक है, एडवाइस ऑन डिलीवरी जो है वो आप ले सकते हैं वो सर्विस कुछ देशों को छोड़कर। कौन कौन से देश है? ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका भी इनकी लिस्ट में शामिल होता है। साउथ अफ्रीका, यूएसए और कनाडा भी, इन देशों को छोड़ के आप एडवाइस ऑफ डिलीवरी ले सकते हो सर्विस। चार्जेस एंड अदर कंडीशंस जो है, शुल्क और अन्य शर्तें एडवाइस ऑफ डिलीवरी लेने के लिए सेम एज रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट आइटम। ठीक है, रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट आइटम में जो भी लगती है चार्जेस सेम वैसे ही है। क्लॉज नंबर 60 में आप रिवाइज कर सकते हैं वापस पीछे जाके। आगे है क्लॉज नंबर 109 एयर पार्सल। ठीक है, एयर पार्सल क्लॉज नंबर 109। टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइट। टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर जो है एड्रेस साइट का, वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, इंडिकेशन होना चाहिए। स्पेशल ब्लू एयर मेल लेबल लगा होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि एयर पार्सल में कौन से कलर का लेबल होता है, तो ब्लू एयर मेल लेबल लगा होना चाहिए और उस पर लिखा हुआ होना चाहिए पा एवियन। ठीक है, तो जो ये वर्डिंग्स है ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, पा एवियन हवाई बाय एयर मेल के लिए होता है, हवाई डाक के लिए।
अदर कंडीशंस जो है वो सेम सरफेस पार्सल के लिए जो होती है वैसे ही इसके लिए भी होगी, एयर पार्सल के लिए अलग कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे है क्लॉज नंबर 110, विड्रॉल फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, सॉरी विड्रॉल फ्रॉम पोस्ट ऑल्टर एड्रेस। ठीक है, आपने अपना जो आर्टिकल है उसको विड्रॉ करना है, वापस बुलाना है या फिर ऑल्टर करना है एड्रेस, एड्रेस में कोई कटाई छटाई करनी है आपने, तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण के दौरान आप कर सकते हैं जब वो ट्रांसमिशन के दौरान है। अगर डिलीवर हो गया या फिर इंटीमेशन दे दिया डिलीवरी के लिए तो नहीं हो सकता है जी। ठीक है, ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट फ्यू, सभी कंट्रीज़ में ये सुविधा आप ले सकते हैं कुछ कंट्रीज़ को छोड़कर, क्योंकि हर एक देश के अपने रूल्स होते हैं। सेम एज़ लेटर पोस्ट, और सेम वैसे ही करेंगे इसको जैसे लेटर पोस्ट के लिए करते थे, पार्सल पोस्ट में भी सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मार्क किया है। नोट है, रिपब्लिक ऑफ एक्यूडोट, पनामा, वेनेजुएला, एल सल्वाडोर। ठीक है, डू नॉट रिटर्न पार्सल आफ्टर कस्टम, कस्टम में पहुंचने के बाद ये पार्सल को रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो 4 देश है ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे वैसे तो सब कुछ ही याद रखना है। आगे क्लॉज नंबर 111, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट इन पार्सल, अगर आप पार्सल में कोई व्यक्तिगत संचार भेज रहे हैं या फिर कोई और डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो उसके रिलेटेड ये क्लॉज है। नो पर्सनल कम्युनिकेशन, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, और साफ साफ कहा गया है कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं। पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी है, इन सम कंट्रीज सिंगल कम्युनिकेशन इज़ अलाउड। सेक्शन 12 में आप उनकी लिस्ट देख सकते हैं, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ है ऐसी जहाँ पे इसकी सिंगल कम्युनिकेशन की अलाउ करते हैं। नॉट अलाउडेड, क्या क्या नॉट अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है। मैग्नेटिक टेप नहीं भेज सकते आप, वायर नहीं भेज सकते आप, डिस्क नहीं भेज सकते आप, अदर रिकॉर्डिंग मीडिया भी आप नहीं भेज सकते हैं। ठीक है जी, आगे है इफ़ डॉक्यूमेंट इज़ सेंड। ठीक है, यदि दस्तावेज भेजा जाता है, अगर आपने डॉक्यूमेंट भेजा है कोई पार्सल में, तो जो है एड्रेसी वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, केवल सेंडर टू एड्रेस ही होना चाहिए, वो किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं होना चाहिए। ऑलवेज़ अलाउड, और क्या क्या हमेशा आप पार्सल में भेज सकते हैं। अगर आप ड्यूटेबल गुड्स भेज रहे हो, उसमें ऐसी गुड्स भेज रहे हो जिसमें कस्टम ड्यूटी लगेगा, तो इनवॉइस भेज सकते हो आप। डिस्पैच नोट ऑब्वियसली हमेशा आपको देना होगा डिक्लेरेशन के साथ, है ना, और डिलीवरी बिल आप भेज सकते हो, ये हमेशा अलाउड है, इनके लिए कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। आगे है पेनल्टी, क्लॉज नंबर 112, प्री पेमेंट, डिक्लेरेशन, पैकिंग, एड्रेसिंग, सीलिंग। ठीक है, और वेट एंड साइज़, या फिर प्रोहिबिटेड आर्टिकल भेज रहे हैं आप, या फिर अनइंश्योर्ड पार्सल भेज रहे हो आप जिसमें ऐसी आइटम है जो कि कंपलसरी इंश्योर्ड होनी चाहिए थी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, ये सब भेजते हो अगर आप, तो ऐसी जो भी हमने ये लिस्टेड आइटम्स हैं इन सबको पढ़ा, अगर इनमें से आप किसी की भी कोई भी कंडीशन को ब्रीच करते हो, कोई भी तोड़ते हो, तो उसकी अलाउड नहीं है, वो अनुमति नहीं है, और वो आपका आर्टिकल नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, अब है हमारा बी, इंश्योर्ड पार्सल पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य क्या होते हैं इंश्योर्ड पार्सल। फॉरेन पार्सल जो है एड्रेस टू सर्टेन कंट्रीज़, विदेशी। इंश्योर्ड पार्सल आप सभी को पता है, ऐसे पार्सल जिनमें कुछ आप कीमती सामान भेज रहे हो और उनका इंश्योरेंस करवाया गया है उस सामान का, वो इंश्योर्ड पार्सल है। पर कुछ जो फॉरेन पार्सल है एड्रेस टू सर्टेन कंट्रीज़, ठीक है, कुछ ही कंट्रीज़ के लिए ये अलाउड है, क्योंकि सभी कंट्रीज़ जो है इंश्योर्ड पार्सल को नहीं लेती है। बाकी सभी रूल्स जो है इंश्योर्ड पार्सल के लिए वो सेम है जैसे अनइंश्योर्ड पार्सल, यानी कि साधारण पार्सल जाते हैं। आगे क्लॉज नंबर 114, इंश्योरेंस फॉर इनलैंड ट्रांजिट। ठीक है, अगर आपके ऐसा पार्सल है आपका जिसका सिर्फ इनलैंड ट्रांजिट के लिए, जब तक वो भारत की सीमा तक है तब तक उसे इंश्योर्ड माना जाएगा फॉर नॉन इंश्योरेंस सर्विस कंट्रीज। ये सेवा कहाँ पे यूज़ की जाती है? ऐसे देशों में जब आप आर्टिकल भेज रहे हैं जो इंश्योरेंस सर्विस को नहीं मानती है, वहाँ के लिए आर्टिकल को तब तक इंश्योर्ड माना जाएगा जब तक वो इनलैंड ट्रांजिट में है। जैसे ही वो इनलैंड से बाहर चला जाता है तो उसे रजिस्टर्ड के तौर पे माना जाएगा। इंडिकेशन ऑफ डिस्पैच ऑफ पार्सल इन पोस्टल रिकॉर्ड। ठीक है, इसके लिए आपको इंडिकेशन देना पड़ता है पोस्टल रिकॉर्ड्स में कि आपका जो आर्टिकल है वो भारत को छोड़ दिया है। जैसे
भारत से जैसे बाहर हो गया, वो आपको इंडिकेशन देना होगा कब बाहर हुआ, ठीक है। अब तो खैर मैसेज आ जाते हैं। आगे है कंपल्सरी इंश्योरेंस, अनिवार्य बीमा किसका है? पार्सल कंटेनिंग, ऐसे पार्सल जिनमें हो क्या क्या, कॉइन्स हो, बैंक नोट्स हो, करेंसी नोट्स हो, प्लेटिनम हो, बुलियन हो, प्रीशियस स्टोन हो, ज्वेलरी हो, ठीक है। अगर ये गोल्ड सिल्वर है, ये सब चीज़ें अगर आपके आर्टिकल में है तो आपको उसे इंश्योर्ड करवाना ही करवाना होगा, चाहे वो कंट्री इंश्योरेंस सर्विस लेती है या नहीं लेती है। अगर नहीं लेती है वो इंश्योरेंस सर्विस, तो जब तक वो इनलैंड ट्रांजिट में आपका, यानी कि जब तक वो आपने अपने शहर से भेजा, जब तक वो भारत की सीमा के अंदर है, तब तक वो इंश्योर्ड होगा। जैसे ही वो भारत से बाहर चला गया, वो रजिस्टर्ड के रूप में उसे माना जाएगा, ठीक है। पर भारत के अंदर के लिए भी उसे इंश्योर्ड करवाना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड करेंसी कॉइन्स नोट्स, ठीक है, उनको कर सकते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गोल्ड करेंसी का, नोट्स का, कॉइन्स का। उसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है आरबीआई से, सेक्शन 10 में आप उसे देख सकते हैं, ठीक है जी। आगे है इंश्योरेंस वैल्यू क्लॉज नंबर 116, ठीक है। तो ये तो अब सबको पता लग गया होगा। इंश्योरेंस लिमिट डिपेंड्स ऑन कंट्री, इंश्योरेंस लिमिट जो है वो कंट्री पर डिपेंड करती है कि कितनी सीमा तक वो इंश्योरेंस मानते हैं, ठीक है। अलग अलग रूल होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हर कंट्री के। नॉट एग्जिट एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। पर जो इंश्योरेंस का मूलभूत सिद्धांत है वो यही है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे अधिक का इंश्योरेंस आप नहीं कर सकते, और वो आपको कस्टम डिक्लेरेशन में बताना होगा, ठीक है। आगे फॉरेन पार्सल पोस्टेड इन ब्रांच ऑफिस, अगर आप ब्रांच ऑफिस में कोई फॉरेन पार्सल पोस्ट करते हो तो ब्रांच ऑफिस में 600 रुपये से अधिक का इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। ये पीओ गाइड पार्ट 1 में भी हमने पढ़ा है। आगे चलेंगे हम। आगे है फॉरेन पार्सल कंटेनिंग, ऐसे फॉरेन पार्सल जिनमें है गोल्ड कॉइन, बुलियन करेंसी नोट और बैंक नोट, ठीक है। तो उनको आपको एक्चुअल वैल्यू में, जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें ही इंश्योर्ड करना होगा, उससे ऊपर उसे इंश्योर्ड नहीं कर सकते। फॉल्सली इंश्योर्ड करेंगे तो कोई भी क्लेम भी नहीं मिलेगा और कार्रवाई भी हो सकती है। आगे इंश्योरेंस फीस, एक्स्ट्रा इंश्योरेंस चार्ज जो है अतिरिक्त बीमा शुल्क, पार्सल इंश्योर्ड फॉर इनलैंड ट्रांजिट, ठीक है। इंश्योरेंस जो पार्सल आप इंश्योर्ड करते हो, इंश्योरेंस चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा लगेंगे आपके पहले तो आर्टिकल में, ठीक है। अदर चार्जेस को छोड़कर वो अलग से लगेंगे। और जो भी पार्सल आप इनलैंड ट्रांजिट के लिए इंश्योर्ड करते हो, यानी कि जब तक इनलैंड में है तब तक वो इंश्योर्ड है, इनलैंड के बाहर रजिस्टर्ड है, तो उन्हें आप इनलैंड रेट्स पर ही इंश्योर्ड करेंगे, जो कि भारतीय रेट है। आगे क्लॉज नंबर 118 जो कि है मेकअप पैकिंग, ठीक है। तो क्लॉज नंबर 99 जैसा है वैसे ही सेम इसकी भी पैकिंग होगी जैसे अदर पार्सल्स की होती है। जो सील है सेम काइंड ऑफ बैग्स होगी या फिर सेम काइंड ऑफ लीड का यूज़ किया जाएगा। डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन, अलग छाप इसमें लगी हुई होनी चाहिए, सेम एज पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जैसे कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी हम देखते हैं, ठीक है। इंडियन करेंसी रिटर्न ऑन पार्सल इन इंक, ठीक है। अगर आपने इंडियन करेंसी जो है पार्सल में इंक में आपको लिखी हुई होनी चाहिए। वर्ड्स जो है आपके रोमन में लिखे हुए होने चाहिए और अरबिक में आपके फिगर्स लिखी हुई होनी चाहिए जो भी करेंसी के है। आगे क्लॉज नंबर 119, डॉक्यूमेंट टू बी फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ बुकिंग, बुकिंग के समय प्रस्तुत किए जाने वाले कौन कौन से दस्तावेज है। सेम एज इंश्योर्ड, ठीक है, जैसे कि इंश्योर्ड के लिए यूज़ करते हैं सेम वैसे ही डिस्पैच नोट और कस्टम डिक्लेरेशन क्लॉज नंबर 101 में जैसा हम पढ़ते हैं। और इंश्योर्ड वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एंटर्ड इन वर्ड एंड फिगर ऑन डिस्पैच नोट, ठीक है। इंश्योर्ड जो वैल्यू है वो डिस्पैच नोट में वर्ड्स और फिगर्स दोनों में लिखी हुई होनी चाहिए, वर्ड्स रोमन में, फिगर्स अरबिक में, ठीक है। ये याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इंश्योर्ड पार्सल प्रेजेंटेड एट पोस्ट ऑफिस विंडो, ठीक है। इंश्योर्ड पार्सल जो है उसको प्रेजेंट करना होता है पोस्ट ऑफिस की विंडो पे, वो भी ऑथोराइज्ड पोस्ट ऑफिस पे, ठीक है। जो भी ऑथोराइज्ड पोस्ट ऑफिस है फॉरेन पार्सल्स के लिए, फॉरेन आर्टिकल्स के लिए रिसिप्ट दी जाती है सेंडर को उसकी, ठीक है। आगे है क्लॉज नंबर 120, डिलीवरी किस प्रकार से होती है। सेम वैसे ही डिलीवरी होती है जैसे अनइंश्योर्ड पार्सल्स की होती है और सेम एज अनइंश्योर्ड इनलैंड इंश्योर्ड पार्सल, ठीक है। इंजर्ड पार्सल इमीडिएटली इन्फॉर्म पोस्ट ऑफिस, अगर इंजर्ड है पार्सल तो इमीडिएटली तुरंत डाकघर को सूचित किया जाता है, ठीक है जी। आगे है क्लॉज नंबर 121, रीडायरेक्शन,
रिडायरेक्शन किस प्रकार से होगा, सेम एज अनइंश्योर्ड पार्सल। इंश्योर्ड पार्सल का रिडायरेक्शन सेम वैसे ही होगा जैसे अनइंश्योर्ड पार्सल्स का होता है, बिना बीमा किए गए का। पर इसमें इंश्योर्ड पार्सल प्लस और क्या देना होगा इसमें, इंश्योर्ड पार्सल फॉरेन पार्सल रिडायरेक्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। अगर आपने इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल है जो उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए रिडायरेक्ट किया है तो ताज़ा इंश्योरेंस फीस, ताज़ा बीमा शुल्क आपको उसके लिए देना होगा। आगे है, इन केस यदि ऐसा होता है, एन इंश्योर्ड एयर पार्सल इज़ रिटर्न टू इंडिया बाय सरफेस रूट। ठीक है, अगर कोई इंश्योर्ड एयर पार्सल है उसको वापस भारत के लिए आया, वो पर आया सरफेस रूट से, प्लस लिमिट ऑफ इंश्योरेंस फॉर रिटर्न जर्नी इज लेस देन अमाउंट फॉर विच द पार्सल वॉज ओरिजिनली इंश्योर्ड, कंपनसेशन पेबल टू सेंडर फॉर लॉस एंड डैमेज ड्यूरिंग रिटर्न लिमिटेड टू दैट लोअर अमाउंट। ठीक है, वापसी यात्रा के दौरान जो बीमा राशि है उस राशि से कम है जिसके लिए पार्सल को मूल रूप से बीमित किया गया था। तो वापसी के दौरान अगर कोई भी नुकसान होता है, क्षति होती है, प्रेषक को वो जो भी कम राशि है उसका देय मुआवजा उस राशि तक सीमित है उसका। ठीक है, कहाँ तक, जो आपने एक्चुअल में उसको जो आपने इंश्योर्ड किया है ओरिजिनली इंश्योर्ड, और वापसी आते हुए जो भी उसका इंश्योरेंस है बाय सरफेस रूट से जो भी कम है उसी तक आपका है। ऐसा नहीं कि बाय एयर आपने भेजा है तो इंश्योरेंस वैल्यू उसका हाई था, पर जब बाय सरफेस वो वापस आ रहा है इंश्योरेंस वैल्यू उसका कम है, तो आपका जो कंपनसेशन है वो कम तक सीमित है। ठीक है, आगे है क्लॉज नंबर 122, एडवाइस ऑफ डिलीवरी इंश्योर्ड आर्टिकल्स के लिए, कैन बी ऑब्टेन फॉर इंश्योरेंस पार्सल्स। इंश्योरेंस पार्सल्स के लिए भैया आप इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं टू एनी कंट्री एक्सेप्ट कनाडा, किसी भी कंट्री के लिए ले सकते हैं आप ये सेवा, कनाडा को छोड़कर। फीस किस प्रकार से लेंगे आप, सेम एज रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट क्लॉज नंबर 69, जैसे वहाँ पे लेते थे सेम वैसी लगेगी। इंश्योर्ड इनलैंड इंश्योर्ड पार्सल जो भी है, इनलैंड इंश्योर्ड पार्सल है तो निःशुल्क। ठीक है, इनलैंड में। आगे है पेनल्टी, अगर आप कोई भी इंश्योर्ड पार्सल्स की आप कोई भी कंडीशन ब्रीच करते हो तो क्या पेनल्टी है, प्रीपेमेंट, पैकिंग, सीलिंग, एड्रेसिंग, वेट और साइज़, इनमें से अगर कोई भी आप कंडीशन तोड़ते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड है। पार्सल इंश्योर्ड हायर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट, अगर आपने एक्चुअल वैल्यू से अधिक में आपने उसको इंश्योर्ड करवाया है तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। आगे है अनइंश्योर्ड फॉरेन पार्सल कंटेनिंग इंश्योर्ड आइटम, अगर आप ऐसे ही अनइंश्योर्ड बिना बीमा किया हुआ आपने फॉरेन पार्सल भेज दिया है पर उसमें ऐसा सामान है जिसका बीमा होना ज़रूरी था, तो फॉरवर्ड टू डेस्टिनेशन एज एन इनलैंड पर इंश्योर्ड पार्सल। ठीक है, और उसे डेस्टिनेशन पे भेज दिया जाएगा जो भी डेस्टिनेशन है उसकी, क्योंकि कैसे पता चलेगा पोस्ट ऑफिस को, क्योंकि जब आप फॉरेन के लिए भेज रहे हो वो कस्टम में खोलेंगे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो वो भेज देंगे आगे डेस्टिनेशन पे इंश्योर्ड पार्सल के रूप में, और वहाँ पे जो है डिलीवरी के समय एड्रेस ही उसका भुगतान करेगा इंश्योरेंस फ़ी का, तभी उनको डिलीवरी होगी। वैल्यू एक्सेस्ड बाय कस्टमर, और जो इंश्योरेंस फ़ीस है वो कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि जब कस्टम अथॉरिटीज़ जो है वो एक्सेस करेगी आपको, आपके आर्टिकल को, उसका असेसमेंट करेगी, तो वो वहाँ पे वैल्यू असेस करेगी, उसके लिए वैल्यू बताएगी कितने का इसका इंश्योरेंस होना है। वैल्यू ऑफ कंटेंट मोर देन मैक्सिमम लिमिट, अगर आपका वैल्यू ऑफ कंटेंट जो है आपने ऐसा भेजा है उसमें मैक्सिमम लिमिट से भी अधिक का, कि मैक्सिमम लिमिट मान लीजिए अगर इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का होना है तो आप वहाँ पे 5 लाख रुपए का तक का सामान भेज रहे हो जिसका 5 लाख तक का होना है, तो उस मैक्सिमम अमाउंट के लिए उसको इंश्योर्ड किया जाएगा और उसका चार्जेस ऑब्वियसली एड्रेसी को ही देना होगा। आगे है इफ़ रिफ्यूज्ड बाय एड्रेसी, और अगर एड्रेसी ने रिफ्यूज़ कर दिया उसके बाद कि मैं तो नहीं देता, तो रिटर्न जो कर दिया जाएगा उसे उस कंट्री पे जो भी उसकी ओरिजिन कंट्री है। ठीक है, अगर इंडिया है तो इंडिया, कोई और देश है तो कोई और देश। आगे है पार्सल कंटेनिंग, पार्सल ऐसे पार्सल जिनमें कुछ हो
गोल्ड कॉइन, बुलियन और करेंसी नोट, बैंक नोट, अगर ये सब है पार्सल में और नॉट इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू के लिए वो इंश्योर्ड नहीं किए गए, वास्तविक जो मूल्य होना था उसके लिए उन्हें बीमा नहीं किया गया है, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है सबसे पहले तो। अगर आपका कंपनसेशन फॉर लॉस, डैमेज और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट, ठीक है, अगर आपके कंटेंट की क्षति हो जाती है, डैमेज हो जाता है या फिर एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है ना, तो उसके लिए वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उसको बीमा ही नहीं करवाया। आगे क्लॉज नंबर 124, ठीक है, फॉलोइंग पोस्ट सामान्य, फॉलोइंग पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट एक्सेप्ट, क्या क्या नहीं करते, लाइबिलिटी ऑफ अनइंश्योर्ड पार्सल्स, ठीक है, कोई जो पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसकी कोई भी वो इसको स्वीकार नहीं करते, क्या, लाइबिलिटी को अनइंश्योर्ड पार्सल की, ठीक है। और आगे है पार्सल अप टू 5 kg, 5 kg तक का अगर आपका पार्सल है तो 300 रुपये, 5 से 10 kg है तो 500, 10 से 15 kg है तो भी 500 और 15 से 20 kg है तो भी आपका जो अधिकतम है 830 रुपये तक का, उसके लिए आप कंपनसेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो कंपनसेशन, लॉस और डैमेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंपनसेशन जो है आपका 5 किलो तक के पार्सल के लिए 300 है, 5 से 10 के लिए 500, 10 से 15 के लिए 500, 15 से 20 kg 830 रुपये। और लाइबिलिटी नहीं लेता है पोस्ट ऑफिस अनइंश्योर्ड पार्सल के लिए, कोई भी दायित्व नहीं लेता है, ठीक है। ये भी हमने देख लिया। आगे चलते हैं, एक्सेप्शंस है कुछ इसमें, अपवाद है, वो क्या है, नो कंपनसेशन फॉर डैमेज ऑफ ड्यू टू लिक्विड, ग्लास और फ्रेजाइल एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा इन कंडीशंस में। अगर आपने ग्लास आइटम्स भेजी है वो टूट गई है आपकी, लिक्विड्स भेजे आपने, लिक्विड लीक हो गया और आपका आर्टिकल ख़राब हो गया तो भी नहीं मिलेगा। फ्रेजाइल आइटम है, कोई भी बहुत नाजुक आइटम है, उसको ख़राब हो गई है तो उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इराक, सूडान, यमन और ज़ैर, इन कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। आगे है कंपनसेशन पेबल फॉर, जो मुआवजा है वो दिया जाएगा, लॉस, डैमेज, लॉस ऑफ कंटेंट, ठीक है, लॉस हो जाता है आपका, डैमेज हो जाता है, फिर आपकी जो सामग्री है उसकी हानि हो जाती है तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। लिमिटेड कंपनसेशन जो है उतने के लिए ही होगा जितने के लिए इंश्योर्ड अमाउंट है आर्टिकल का, ठीक है, उससे अधिक नहीं मिलेगा। आगे है पार्सल इज़ लॉस्ट, टोटली डैमेज और डिस्ट्रॉय, पार्सल अगर गुम हो गया है या फिर पूरी तरीके से नष्ट हो गया है तो पोस्टेज चार्जेस इज़ रिफंडेड, जो पोस्टेज चार्जेस हैं वो आपको डाक शुल्क रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। आगे क्लॉज नंबर 125, कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, मुआवजे को भुगतान की जो शर्तें हैं वो कैसे हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, मुआवजे की राशि, ठीक है, मुआवजे की राशि कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद, कैलकुलेट की जाएगी वो किसके अनुसार की जाएगी, करंट प्राइस ऑफ गुड्स के अनुसार, जो भी उस वस्तु का करंट प्राइस है उसके अनुसार वो आकलन किया जाएगा उसका। इफ़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है या फिर ऑर्डिनरी वैल्यू ऑफ वैल्यू, ठीक है, यदि संभव ना हो तो मूल्य का जो साधारण मूल्य है उतना ही मुआवजे की राशि का आकलन किया जाएगा और पे किया जाएगा। इनडायरेक्ट लॉस जो है वो नहीं लिया जाता है कंपनसेशन में, ये हमने पीओ गाइड पार्ट 1 में भी देखा है, अगर आप सभी को याद होगा तो। मान लीजिए आपका कोई ऐसा आर्टिकल है जो कि आपका वहाँ जाता और वो जब वहाँ पे डिलीवर होता तो आपको उससे कोई फ़ायदा हो रहा था, कोई बीच का मान लीजिए, तो वो जो आपका फ़ायदा है अब उसका लॉस हो चुका है तो वो लॉस आप कंपनसेशन के लिए वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। आगे है कंपनसेशन इज़ पेबल टू सेंडर इफ़ डैमेज पेबल टू एड्रेसी, ठीक है, क्षतिग्रस्त होने पर प्रेषक को मुआवजा दे है या फिर प्राप्तकर्ता को, ठीक है, ये सेंडर को भी दे सकते हैं और एड्रेसी को भी दे सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी विद प्रूफ, अगर एड्रेसी चाहते हैं लेना तो उनको तुरंत डिलीवरी के तुरंत बाद प्रूफ के साथ वो आपको कंप्लेंट करनी होगी कंपनसेशन के लिए। पैकिंग मटेरियल हैव टू बी सरेंडर, जो भी पैकिंग मटेरियल था आपके आर्टिकल का वो भी आपको सरेंडर करना होगा, नेपाल के लिए नहीं, ठीक है, नेपाल के लिए ये शर्त लागू नहीं है। आगे है नो कंपनसेशन, मुआवजा नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा मुआवजा, इफ़
एड्रेसी डू नॉट कंप्लेन इमीडिएटली, यदि जो प्राप्त करता है वो तुरंत शिकायत नहीं करता है तो मुआवजा नहीं मिलेगा। या फिर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ कंट्री, देश के नियंत्रण से परे है वो चीज़, देश के नियंत्रण से बाहर है तो भी नहीं मिलेगा मुआवजा। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, या फिर सरकारी जो अधिलेख है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, वो विनाश हो गया, उनका डिस्ट्रक्शन हो गया तो भी कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। नेग्लिजेशन, प्रेषक की लापरवाही, नेग्लिजेंस ऑफ सेंडर, नेचर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ जो आप भेज रहे हैं उसका नेचर ही ऐसा था कि वो ख़राब हो गया, या फिर और प्रेषक की लापरवाही है तो भी कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। प्रोहिबिटेड आर्टिकल आप भेज रहे हो तो भी कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अनरजिस्टर्ड पार्सल भेज रहे हो आप जिसमें कि इंश्योर्ड आइटम होनी चाहिए थी, ठीक है, तो भी मुआवजा नहीं मिलेगा। आगे है पार्सल सीज्ड, इंटरनल रेगुलेशन, पार्सल को जब्त कर दिया गया है किसी विदेश में आंतरिक नियमों के कारण तो भी कोई मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। आगे है फेल टू मेक इंक्वायरी विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, 1 साल के भीतर आप कोई भी इंक्वायरी जांच करवाने में विफल रहते हैं तो भी आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। क्लॉज खंड 12 में भी आप इसे देख सकते हैं, सेक्शन 12 में। पार्सल एड्रेस टू प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्ध के कैदी, जो युद्ध के कैदी होते हैं उनको अगर आप पार्सल एड्रेस किया जा रहा है तो उसके लिए आप कोई कंपनसेशन मांगते हो, लॉस हो जाता है, कुछ हो जाता है आपके आर्टिकल को, तो भी उनके लिए भी कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। फ्रॉडली इंश्योर्ड, धोखे से बीमित करना, यानी कि जैसा मैं उस टाइम आपको उदाहरण दिया था, 1 लाख के आर्टिकल, 1 लाख रुपए तक का अगर इंश्योरेंस होना था, आप उसको 2 लाख का करवा रहे हो, है ना, 20,000 का है तो आपको फ्रॉड उसको हायर वैल्यू पे करवा रहे हो 50,000 पे, तो भी कोई मुआवजा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कस्टम में खुलेगी आर्टिकल, है ना, तो पता लग जाएगा पोस्ट ऑफिस को। हायर देन इंश्योर्ड अमाउंट, हायर देन इंश्योर्ड अमाउंट अगर आपने बीमा किया है, गोल्ड बुलियन करेंसी नॉट एट एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो है उस पर अगर आपने नहीं किया है उसको बीमा, जैसे कि हम अभी भी पढ़ रहे थे, तो भी आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही था, अनइंश्योर्ड पार्सल्स का देखा हमने, इंश्योर्ड पार्सल्स, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।